अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय के जाखौ साहिल से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ है। इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 अजला में रहा। उसने अपने पीछे बहुत बड़ी तबाही छोड़ी है। कई मकामात पर दरख्त और खंभे गिर गए। भावनगर में तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। 22 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। 2 दिन तक 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का अलर्ट जारी है। कच्छ में मांडवी, नालिया, नारायण सरोवर, जाखो पोर्ट, मोदरा और गांधी धाम समेत पूरी रियासत में मूसलाधार बारिश हो रही है। 90 से 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 940 से ज़्यादा देहात बिजली से महरूम हो गए हैं। इसके साथ ही सैलाब और सड़कों की बंदिश की वजह से 4600 दही इलाकों का राब्ता मुनक़ते हो गया। तूफान बिपरजॉय जुमेरात की शाम 6:30 बजे कच्छ के जाखौ साहिल से टकराया। लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहा। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर फी घंटा थी। इससे कबल साहिली इलाकों बशमूल कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गांधीधाम और मोरबी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। अब तूफान शुमाल जनूबी राजस्थान की तरफ बढ़ा है। समुद्री तूफान बिपरजॉय गुजरात के बाद जुमे को राजस्थान में पहुंच गया। बाड़मेर और जालोर में आज रेड अलर्ट है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जालोर में जुमे की सुबह तक 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर जैसलमेर में भी गरज चमक का सिलसिला जारी है। मणिपुर में रिजर्वेशन को लेकर कोकी और मैती बिरादरियों के दरमियान 3 मई से जात पात पर तशद्दुद जारी है। 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जुमेरात की देर रात एक बार फिर तशद्दुद हुआ। कुछ लोगों ने इम्फाल में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा राजकुमार रंजन सिंह के घर को आग लगा दी। वाक़े के वक्त वजीर केरला में थे। सिंह का ताल्लुक मैती बिरादरी से है। राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि कल रात जो कुछ हुआ उसे देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे बताया गया कि रात 10 बजे के करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने मेरे घर पर हमला किया। सिंह ने कहा कि मैं तशद्दुद के वाक़यात से हैरान हूँ। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नाकाम हो चुका है। गुज़िश्ता 20 दिनों में मणिपुर के वज़रा और कानून साज़ों के घरों पर हमले का एक चौथा वाक़या है। इससे कबल 14 जून को इम्फाल के लामफेल इलाके में वज़ीर सनत नीमचा गुपचंद के सरकारी बंगले को आग लगा दी गई थी। गुपचंद उस वक्त घर पर नहीं थे। 8 जून को बीजेपी MLA सुरीसाम के घर पर आईडी हमला हुआ था। 2 अफराद मोटरसाइकिल पर आए और खुले गेट के अंदर आईडी बम फेंक दिया था। कांग्रेस MLA रंजीत सिंह के घर पर भी 28 मई को हमला हुआ था। সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে এসো। আমি বলি সেন্ট্রাল ফোর্স তো মণিপুরেও নিয়ে গেছো। মন্ত্রীর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। 150 জনের ওপর গুলিতে মারা গেছে। কি করেছে তোমার সেন্ট্রাল ফোর্স মনে নেই?
मणिपुर में जारी तशद्दुद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, 40 दिन से ज्यादा हो गए, 103 लोगों की मौत हो गई और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। वोट के लिए मणिपुर से अपनी हमदर्दी और अपना ताल्लुक दिखाने वाले वजीर आजम मोदी ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया। आज मणिपुर पर चर्चा हो जाए, लेकिन सर्वप्रथम कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के संदर्भ में क्या कहा था वो सुन लेना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। तो सुना आपने, लेकिन 40 दिन से ऊपर हो गए, मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है। हिंसा का ये आलम है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। 103 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, तमाम बिल्डिंग फूंक दी गई है, आम लोगों का, विधायकों का, सांसदों का घर तो जल के स्वाह हो ही गया था। अब बीजेपी के अपने एक मंत्री का घर जल के खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, स्थिति संभले नहीं संभल रही है, इनफैक्ट बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की भाजपा सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्थिति राज्य सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है, दिल्ली के हुक्मरान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं अमित शाह गए थे वहां पर, लेकिन वो पर्यटन करने गए थे या समस्या का समाधान खोजने गए थे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रही हूं। क्योंकि उनके आने के बाद से तो हिंसा और भड़क गई है, कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। तो स्थिति इतनी कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई है? इस देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, तो अगले 25 साल की नींव रखने की बात करते थे। अब जब हिंसा भड़की हुई है तो ना शांति की एक अपील है, ना एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने शब्द बोला है इस हिंसा के खिलाफ, इन मौतों के खिलाफ। और अब तो वो भयावह सच सामने आ रहे हैं जहां पता चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा, राम माधव और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उग्रवादी संगठनों का सहारा लिया था। और मीडिया के मेरे साथियों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर दिल्ली से दूर है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है और क्योंकि मणिपुर की हालात बताने से इन लोगों के काले कारनामे सामने आ जाते हैं, कब तक कवर फायरिंग दीजिएगा? मणिपुर इस देश का हिस्सा है और जो अखंड भारत का दंभ भरते हैं, पहले इस देश के हिस्से को तो बचा लीजिए। जो जुमला फेंकते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का, पहले ये गृह युद्ध तो रुकवा लीजिए। असलियत यह है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको अपनी यूएस की पैकिंग से फुर्सत मिल जाए तो संज्ञान लीजिए और स्थिति में सुधार बहाल करने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि मणिपुर को तो आपने। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अहमदनगर के बाद लातूर में औरंगजेब की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हंगामा बरपा है। लातूर जिले के किलारी गांव में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर का स्टेटस लगाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मालूमात के मुताबिक लातूर की हिंदू तंजीमों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर को उस शख्स की जानिब से जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया। उसकी मुखालिफत में हिंदू तंजीमों ने जुमेरात को मुजाहरा करते हुए दुकानें बंद करवा दी। पुलिस ने हिंदू तंजीमों से बात करके हंगामे को बढ़ने से रोका। औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने पर कोल्हापुर और अहमदनगर में काफी हंगामा हुआ। इन वाकयात का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में अचानक औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से माशरे में बदअमनी और कशीदगी पैदा हो रही है। सवाल यह है कि औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हुई हैं। ख्याल रहे कि कोल्हापुर और अहमदनगर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों से फिरका वाराना हम आहंगी मुतासिर होती है, उससे बचने के लिए ये गिरफ्तारियां की गई।
मरकजी हुकूमत ने जुमे को दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में वाक़ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम तब्दील कर दिया। उसका नया नाम प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया। नाम तब्दील करने का फैसला सोसाइटी के नायब सदर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मीटिंग में लिया गया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले पर कहा कि जिनकी अपनी तारीख नहीं है वो दूसरों की तारीख को मिटाने पर तुले हुए हैं। यादगार का नाम तब्दील करने की कोशिश जदीद हिंदुस्तान के मौमार और जमहूरियत के लीडर मुहाफिज पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को कम नहीं कर सकती। ये बीजेपी आरएसएस की पस्त जहनियत और आमिराना रवैये को जाहिर करता है। मरकज के इस फैसले की कांग्रेस कायद शशि थरूर, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल और दीगर कायदीन ने भी शदीद मजम्मत की। सर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जो हुआ करता है दिल्ली में, उसमें से नेहरू नाम हटा दिया गया है, उसको प्राइम मिनिस्टर। मतलब इनको तकलीफ है, नया खोल लेते बना लेते, कोई तकलीफ है क्या? लेकिन नहीं, इनको तो गांधी नेहरू परिवार से परेशानी है। राहुल गांधी जी उसे सांसद ही छीन लिए, उसके बाद उसके भवन भी छीन लिए, उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यदि अमेरिका जाके कोई बात कहते हैं तो उसमें पूरा मंत्रिमंडल, पूरा भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी एक लाइन से लग जाते हैं विरोध करने। ये for decades. The Nehru Memorial Museum and Library is the original name. Now you're changing it into a museum of all prime ministers, that's fine. But you can still keep the words Nehru Memorial. He was the first prime minister, the longest serving prime minister, the man who in many ways laid the foundations for what India was all about. Why can't we leave the past in the past, acknowledge what has happened, and who wants to call it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum? It would have been a simple thing to do. You don't demean your first Prime Minister, and at the same time you include everybody. But unfortunately, the spirit of compromise seems to be missing. It's all about knocking things down rather than building things up. JP Nagar said that on the same issue that the Congress is not able to move beyond a dynasty, and that's the problem. No, the country has clearly moved on. The very fact is we've had 13 or 14 more prime ministers after Nehruji. So everyone recognizes there's now many, many more. But the fact still is the original place where he had himself lived at one time, which was a memorial that named for him for more than 50 years, now suddenly you want to change it. It seems petty. And the pettiness is what I think all of us would find disappointing. You want the government to be large-hearted and to be all-inclusive. That's the spirit of having a museum of all prime ministers. But you don't start an all-inclusive naming process by excluding the first prime minister. For decades, the Nehru Memorial. मुल्क में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी हुकूमत के लोग महंगाई की शरहों का झूठ फैला रहे हैं। WPI नेगेटिव हो गया, CPI भी कम हो गया, महंगाई से देश को राहत मिल गई। लेकिन सच्चाई है कि एक भी एसेंशियल कमोडिटी के दाम में कोई कमी नहीं आई। फल, सब्जी, अनाज के दाम कम नहीं हुए, ना ही पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। पेट्रोल की बात करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम का WPI और सारे सरकारी आंकड़े हैं, जो कच्चा तेल है उसका WPI मई 2023 में -27% रहा, मतलब 27% कम हुआ मई 2023 में मई 2022 के मुकाबले। LPG -24.3%, मतलब LPG के दाम लगभग 24.5% मई 2023 में मई 2022 की तुलना में गिरे। पेट्रोल -9.4%, हाई स्पीड डीजल -17%, और वहीं CPI कहता है फ्यूल एंड लाइट में +4.64% की वृद्धि हुई। मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को उसका आंकड़ा है, जिसके बाद ढोल बजाए गए। उस आंकड़े के अनुसार LPG में 24.3% की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। उसके अनुसार पेट्रोलियम में 27% की कच्चे तेल की कमी हुई, पर हमको क्या एक पैसा भी पेट्रोल, डीजल, LPG सस्ती हुई? एक पैसा भी। वहां पे 27% की कमी है LPG में,
24% की कमी एलपीजी, 24.5 की कमी एलपीजी में, 27 की कमी कच्चे तेल में, 9.4 की कमी पेट्रोल में, 17.03% की कमी एचएसडी में। और फायदा क्या कंज्यूमर को मिला? और मैं नहीं कह रहा, सरकार भी कह रही है कि कुछ नहीं मिला, उल्टा दाम बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं सब, टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल्स, और ये वो कपड़े हैं जो आप और मैं पहनते हैं, वो वाले कपड़े नहीं जिसमें मोदी 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 लिखा हुआ, वो वाला जैकेट भी नहीं, वो वाले कपड़े जो कॉमन आम जो साधारण व्यक्ति पहन रहे हैं। टेक्सटाइल की कीमतों में WPI में मई 2023 में -8.28%, अर्थात लगभग 8.25% की कमी होती है। वियरिंग अपैरल में मात्र 1.7% की बढ़ोतरी है। और अगर हम CPI देखें उसका, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 6.5% से ज्यादा, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64% की बढ़ोतरी होती है। मतलब प्रोड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है, पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है इस प्रोसेस में, कि कौन पैसा कमा रहा है? प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो एक्सपोर्टर है, वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है। एलपीजी का जो प्रोड्यूसर है, वो भारत सरकार की जो PSUs है, उनको गैस सस्ते में दे रहा है। टेक्सटाइल में 8.25% की कमी हुई है, प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर। जुमे को फौज ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक तसादुम में 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने बताया कि दहशतगर्दों के बारे में इतला जुमेरात की रात देर गए ही मिली। सुबह तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में तमाम अफराद मारे गए। इस साल कुपवाड़ा सेक्टर में दरअंदाजी की पहला बड़ा वाकया था। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से है। उनमें रफीक नाई और शमशीर नाई उर्फ जफर इकबाल का ताल्लुक पूंछ से है, लेकिन वो उस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में मुकीम थे। तमिलनाडु की एक अदालत ने एक खातून IPS ऑफिसर को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। एक मकामी अदालत ने तमिलनाडु के साबिक एडिशनल DGP राजेश दास को जिनसी तौर पर हरासा करने के मामले में कसूरवार पाया। विल्लुपुरम की अदालत ने खातून IPS ऑफिसर के खिलाफ जिनसी हरासानी के मुर्तकिब होने की तस्दीक के बाद उन्हें 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। फैसले में कहा गया कि वो अपील और जमानत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जुमेरात को दिल्ली एयरपोर्ट से थर्माकोल बॉल्स में छुपी 26 करोड़ 50 लाख रुपए की कोकेन बरामद की है। ये कोकेन कुरियर के जरिए सप्लाई हो रही थी। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर DRI की दिल्ली जोनल यूनिट ने कुरियर खेप को रोक दिया। जांच में 1922 ग्राम कोकेन बरामद हुई। DRI ने कहा कि ये खेप ब्राजील के साओ पाउलो से 2 बॉक्सेस में आई थी और बताया गया कि पार्सल के अंदर सजावटी सामान है। DRI ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि दोनों बक्से जब खोले गए उनमें 2 क्रिस्टल ग्लास पे सजावटी बॉल निकले। ग्लास से बने ये बॉल टूटे ना, इसके लिए उन्हें थर्माकोल के साथ रखा गया था। जांच में पता चला कि थर्माकोल के कुछ बॉल्स बाकी के मुकाबले में थोड़े वजन थे, जो कि 1 से 2 ग्राम के थे। करीब 10,000 थर्माकोल बॉल्स को जब खोला गया तो उनमें से 972 बॉल्स में व्हाइट पाउडर की पॉलिथीन मिली। पाउडर की जांच करने पर यह कोकेन निकली। हरियाणा के गुरुग्राम में नशा और इलीगल हथियारों को तलाशने गई पुलिस के हाथ खजाना लग गया। पुलिस ने झुग्गी में सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहां नोटों से भरा एक संदूक मिला। इसमें सोने चांदी के जेवर भी थे। पुलिस इसको देखकर चौंक गई। नोटों और जेवरों वाले संदूक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इतनी रकम कहां से आई, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने ड्रग्स होने की इतला के बाद सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के हुदूद में अल्पलाइन स्कूल के पीछे बनी झुग्गियों में रेड की थी। इन ड्रग्स की बरामदगी के लिए पुलिस और CIA की टीम ने वहां झुग्गियों को खंगाला था। इस दौरान इन ड्रग्स और नाजायज हथियार तो नहीं मिले, लेकिन नोटों से भरा संदूक मिला। इसमें 50, 100, 200 और 500 रुपए की गड्डियां थी।
जब इन्हें गिना गया तो ये रकम 12,80,000 रुपए की निकली। साथ ही वहां से 4 किलो 370 ग्राम चांदी और कुछ सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई। मध्य प्रदेश के तिजारती शहर इंदौर में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ जुमेरात की रात सड़क पर उतरे बजरंग दल के कारकुनों पर लाठीचार्ज के मामले में थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच एडीजी सतिक के अफसर से कराने की हिदायत दी गई। रियासती वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर वाक़े पर भोपाल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने इंदौर में कानूनी कार्रवाई की है। इंदौर में बजरंग दल के कारकुनों के साथ बदसलूकी के मामले में जांच एडीजी सतिक के अफसर करेंगे। पूरे मामले में मुतालिका टीआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बना लिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पसमानदा किसानों पर तवज्जो मरकूज करते हुए आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के असूल के लिए इज्तिमाई कार्रवाई के तरीक़ों पर गौर करने, पायदार और जामे खुराक के निज़ाम की तश्कील और आलमी खाद की सप्लाई चेन को मजबूत करने के तरीके तलाश करने पर जोर दिया। मोदी ने आज G20 वज़राए ज़राअत की मीटिंग में अपने पैगाम में कहा कि इसके साथ ही बेहतर मिट्टी की सेहत, फसल की सेहत और पैदावार से मुतालिक ज़रूरी तरीक़ों को अपनाया जाना चाहिए। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से रिवायती तरीक़े हमें पायदार ज़राअत के मुतबादिल तैयार करने की तरगीब दे सकते हैं। हमें अपने किसानों को इख्तिराअत और डिजिटल टेक्नोलॉजी से बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। % of GDP and over 60% of jobs. And today, this sector faces several challenges. The supply chain disruption caused by the pandemic have been worsened by the impact of geopolitical tensions. Climate change is causing extreme weather events more and more frequently. These challenges are felt most by the global south. Friends, I want to share with you what India is doing in this most vital sector. Our policy is a fusion of back to basics and march to future. We are promoting natural farming as well as technology-enabled farming. Farmers all over India are taking up natural farming now. They are not using synthetic fertilizer or pesticides. Their focus is on rejuvenating
the Mother Earth, protecting soil health, producing per drop more crop, and promoting organic fertilizers and pest management solutions. At the same time, our farmers are proactively using technology. रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 6 खवातीन रेसलर्स के जिनसी इस्तेसाल के मामले में दायर चार्जशीट में नए इंकशाफात हुए हैं। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तहकीकात में 6 में से 2 खवातीन पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की गई और एक का पीछा किया गया या उसे रोका गया। दिल्ली पुलिस ने कॉल डिटेल्स से ज़्यादा डिटेल्स उन्हें नहीं मिली। इसकी वजह यह है कि टेलीकॉम कंपनियां 1 साल से ज़्यादा का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखती हैं। चार्जशीट पेश होने के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि अब यह वाज़ेह है कि ब्रिजभूषण कसूरवार है। साक्षी ने कहा कि हमारे वकील ने चार्जशीट की कॉपी के लिए दरखास्त दी है ताकि हम जल्द अज जल्द उन पर लगे इल्ज़ामात का पता लगा सकें। हम देखेंगे कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी। देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। आपको पूरी जो धारा है वो हटाई गई है, इस पर क्या कुछ बोलेंगे आपको? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण वो टूट चुके हैं। WSA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण की कोई भी राजनीति में पार्ट नहीं लिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी पहली मतलब हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। काफी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या आप जंतर मंतर रहेंगे या धरना? क्लियर कर दूँ कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा 1-2 प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है। FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम डिसाइड कर पाए। कनाडा के मैनीटोबा में कारोबारी शहर के पास एक ट्रक और बस के बीच टक्कर हो गई जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 जख्मी हैं। बस में सीनियर सिटीजन सवार थे। कनाडा में वाकई एक न्यूज़ चैनल ने बताया कि ये हादसा कनाडा की तारीख का एक बदतरीन हादसा है। उनके मुताबिक बस में 25 लोग सवार थे जिनमें से ज़्यादातर सीनियर सिटीजन से। हादसा कारबेरी के नॉर्थ में ट्रांस कनाडा हाईवे पर पेश आया। बस वेस्टर्न मैनीटोबा शहर डॉफिन से जा रही थी। उन्होंने कहा कि 10 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उन्होंने बताया कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। हिल ने कहा कि दुख की बात यह है कि मैनीटोबा और पूरे कनाडा में ये दिन ट्रेजेडी और दुख के तौर पर याद किया जाएगा। बांग्लादेश में जुमे के रोज सुबह 10:16 पर 4.8 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला 70 किलोमीटर की गहराई पर इसका मरकज़ था। 3 दिन पहले शुमाली हिंद के कुछ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 मापी गई थी। ये ज़लज़ले के झटके पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।